A very good morning to you all, students. Let us move further with the second part of our chapter of civics, chapter 5, political institutions. Now we are starting with page number 86, political executive. So let us again move to the case of office memorandum. That example we have seen in the last class on first page number. So in that memorandum, we have watched one joint executive or joint secretary that is signing that document, that office memorandum. He is called the executive. The one who takes the decision is different person, and at the same time who implement the decision is different person. And in that document, the person who is signing is called as basically the executive, who is actually going to implement the decision. But basically in a democracy, two types of executives are there: political executive and परमानेंट एग्जीक्यूटिव. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हम लोग कहते हैं जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उनको नाम दिया गया है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. वेयर एज जो उस डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करते हैं उनको कहा गया है परमानेंट एग्जीक्यूटिव. नाउ वाई पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव? परमानेंट एग्जीक्यूटिव इसलिए कि वो ऑब्वियसली परमानेंट रहते हैं. जब तक कि उनका रिटायरमेंट एज या सर्विस पीरियड कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो लोग परमानेंट रहते हैं. इसलिए जो सिविल सर्वेंट्स है, चाहे गवर्नमेंट बदल जाए 5 साल बाद, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स है वो बदल जाते हैं आफ्टर एवरी 5 ईयर मिनिस्टर्स, तो उनको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है. जबकि परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स, जो मिनिस्टर्स बदलते रहते हैं पर जो उनके अंडर में काम करने वाले हैं वो अपनी रिटायरमेंट पीरियड तक सेम ही रहते हैं, वो आफ्टर एवरी 5 ईयर्स बदलते नहीं हैं, इसलिए उनको कहा गया है परमानेंट एग्जीक्यूटिव. अब पेज नंबर 86 से पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव रीड करके मैं आपको फटाफट एक्सप्लेन कर रही हूँ. In a democratic country, two categories make up the executive. One that is elected by the people for a specific period is called as political executive. ये मैं बता चुकी हूँ कि जो लोगों द्वारा इलेक्टेड होते हैं परमानेंट पीरियड के लिए, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, उनको कहा जाता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. Political leaders who take the big decision falls in this category. This I have already told you. In the second category, people are appointed on a long-term basis. This is called as permanent executive or civil services. Peoples working in civil services are called as civil servants. They remain in office even when the ruling party changes. All this I have told you. These officers work under political executive and assist them in carrying out the day-to-day activity. और जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं उनके डे टू डे एक्टिविटीज़ में. ठीक है, सजेशंस दे के, हेल्प करके. कैन यू रिकॉल द रोल ऑफ पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इन द केस ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम? हम ऑलरेडी रिकॉल कर चुके हैं. यू माइट आस्क वाई डज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैव. तो अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन अराइज होता है कि जब परमानेंट एग्जीक्यूटिव परमानेंट रहते हैं, वो क्वालिफाइड है, नॉलेजेबल है, उनके पास डिग्रीज है, जबकि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो लीडर्स है वो ज़्यादा नॉलेजेबल भी नहीं होते, काफ़ी बार एजुकेटेड भी नहीं होते, तो फिर पॉलिटिकल और बार बार बदल जाते हैं आफ्टर 5 ईयर्स, तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ज़्यादा पावरफुल क्यों होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव से? तो इस तरीके का क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है. The civil servant is usually more educated and has more expert knowledge of the subject. The advisory working in the financial minister know more about economics than the finance. काफ़ी बार ऐसा भी देखा गया है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसके पास इतनी नॉलेज नहीं है जितना कि उसके अंडर में काम करने वाले ऑफिसर एडवाइजरी के पास नॉलेज होती है. Sometimes a minister may know very little about the technical matter that come under his ministry. This could easily happen in ministers like, चाहे किसी तरीके का मिनिस्टर हो, चाहे डिफेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, साइंस, टेक्नोलॉजी, माइनिंग. काफ़ी बार ये देखा गया है कि मिनिस्टर के कंपेयर में उसके अंडर में काम करने वाले एक सिविल सर्वेंट के पास ज़्यादा नॉलेज होती है. तो फिर अब क्यों ऐसा होता है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ज़्यादा पावर है जबकि हम देख रहे हैं कि नॉलेज भी सिविल सर्वेंट्स के पास ज़्यादा है? तो सिंपली इसका आंसर यही है कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उसको लोगों ने चुना है, वो जनता का प्रतिनिधि है, तो ऑब्वियसली पीपल्स गवर्नमेंट है तो उसके पास ज़्यादा पावर है, और अल्टीमेटली ही हिमसेल्फ इज आंसरेबल फॉर एवरीथिंग टू द पब्लिक. अगर उस डिसीजन से रिलेटेड, चाहे इम्प्लीमेंट उसके कहने पे कोई और कर रहा है, पर डिसीजन अगर समाज में गलत पुट होता है तो आंसरेबल कौन होगा? मिनिस्टर होगा, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होगा, बीच में इम्प्लीमेंट करने वाला आंसरेबल नहीं होगा. तो जो जिम्मेदारी लेता है उसी के पास ज़्यादा पावर होती है. तो नेक्स्ट पैराग्राफ में यही दे रखा है. तो ये आपको समझ में आ गया पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव
पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो डिसीजन मेकर्स है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सिविल सर्वेंट्स। कंपैरिजन में हमने देख लिया कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ज़्यादा पावरफुल होते हैं। क्यों होते हैं? अगर इस तरीके का क्वेश्चन बनता है, क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधि हैं, लोगों ने उनको इलेक्ट किया है और वही आंसरेबल है हर तरीके के डिसीजंस के लिए। वो सिर्फ जो है सिविल सर्वेंट से अपने अंदर जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है उनसे सलाह लेते हैं। जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है अपनी एडवाइस देते हैं, उसको थिंक करना, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का ही होता है। तो दैट्स वाई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स आर मोर पावरफुल देन परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो ये पोर्शन आप रीड करना, अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ लेना। डायरेक्टली हम पेज 87 पे आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर इज द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ही इज द वन हु टेक्स ऑल द डिसीजंस, ठीक है। एंड द थिंग इज दैट प्राइम मिनिस्टर इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय अस। हम जो है अपने एरिया के प्रतिनिधि को वोट करते हैं, तो उस समय ये डिसाइडेड नहीं होता कि वो आगे जाके जो है प्राइम मिनिस्टर बनेगा कि नहीं बनेगा। एक बार जब पार्टी पावर में आ जाती है, उसके बाद प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है जो मेजोरिटी पार्टी है उसमें से प्राइम मिनिस्टर्स को, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर के लिए डायरेक्ट वोट हम लोग नहीं करते हैं। तो प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है प्राइम मिनिस्टर को कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा फ्रॉम मेजोरिटी पार्टी, या फिर हम कह सकते हैं अगर गठबंधन सरकार बन रही है, कोलिएशन गवर्नमेंट बन रही है, तो उनमें से जो है प्रेसिडेंट देख के जो है फाइनली इलेक्ट करते हैं कि हु विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं। आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अदर। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने के बाद प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर से सलाह लेके दूसरे कौन कौन से मिनिस्टर्स होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा, डिफेंस मिनिस्टर कौन होगा, हेल्थ मिनिस्टर कौन होगा, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन होगा। तो इस तरह से टोटल 82, देखो इलेक्ट तो हम कर रहे हैं लोकसभा में 543 या 545 बंदे, पर वो सारे जो है वो मिनिस्टर्स नहीं होते हैं। दे आर कॉल्ड एज द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज कहा जाता है उनको। उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में 60 to 80 पोस्ट होती है मिनिस्टर्स की, वो कुछ ही लोगों को दी जाती है। उन 60 to 80 मेंबर्स में से एक होते हैं प्राइम मिनिस्टर, जिसको कि इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट। एक बार प्राइम मिनिस्टर डिसाइड हो जाता है, फिर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आपस में डिसाइड करते हैं कि जो रिमेनिंग हाई पोस्ट है मिनिस्टर्स की वो किस किस को जाएगी। तो वो जो रिमेनिंग हाई पोस्ट होती है ना 80 to 60 मिनिस्टर्स की, उनको कहा जाता है काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। आई थिंक क्लियर है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मेजर हाई पोस्ट है वो। अब उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से भी 20 जो है टॉप लेवल मिनिस्टर्स होते हैं। 60 to 80 लोगों की जो काउंसिल है उसमें से भी 20 टॉप लेवल मिनिस्टर्स होते हैं। उन 20 मिनिस्टर्स को हम कहते हैं कैबिनेट, जो डे टू डे, क्योंकि 60 to 80 बंदों के लिए भी रोज मिलकर डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं होता है, तो ऐसे में एक स्मॉल कमिटी बना दी जाती है, कैबिनेट बना दी जाती है, जिसमें 15 से 20 मिनिस्टर होते हैं जो एक्चुअल में पूरी कंट्री को रन करते हैं और डे टू डे डिसीजंस लेते हैं। क्लियर है? काउंसिल और कैबिनेट, ठीक है। डायरेक्टली कैबिनेट पे आ जाते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स आर यूजुअली टॉप लेवल लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी और पार्टीज हु आर इन चार्ज ऑफ द मेजर मिनिस्टर्स। यूजुअली द कैबिनेट मिनिस्टर्स मीट टू टेक डिसीजन इन द नेम ऑफ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये मैंने बता दिया है। कैबिनेट इज दस द इनर रिंग ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर। इट कंप्राइज 20 मिनिस्टर्स, दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज आर यूजुअली इन चार्ज ऑफ, जो अलग अलग स्टेट्स के मिनिस्टर्स होते हैं वो अपने अपने स्टेट के लिए इंचार्ज होते हैं। वो सिर्फ एक तरह से एडवाइस देते हैं कैबिनेट को, थोड़ा सा जहाँ जरूरत होती है वहीं बोलते हैं, बाकी जो मेन कंट्री रन करने का काम है वो कैबिनेट ही करती है। ये मैंने बता ही दिया है कि प्रैक्टिकली सबके लिए मिलना ज़रूरी नहीं होता, इसलिए कैबिनेट ही सारा वर्क करती है। अब डायरेक्टली आ जाते हैं पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, पेज नंबर 88 पर। तो क्या पावर्स होती है प्राइम मिनिस्टर्स की? Let us read and discuss. The Constitution doesn't say very much about the powers of the Prime Minister or the Minister or their relation with each other, but as head of the government, the Prime Minister has wide-ranging power. Obviously, government का head है, country को run कर रहा है, तो उसके पास बहुत सारी जो है major powers Prime Minister के पास होती हैं। ही चेयर्स कैबिनेट मीटिंग। मैंने क्या बताया आपको, पूरे देश को कौन रन करती है? 20-25 मिनिस्टर की जो टीम है कैबिनेट है। तो उस कैबिनेट का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। तो ऑब्वियसली ही इज पावरफुल। ही कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ही डिस्कस हिज डिसीजन
आर फाइनल इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट अराइज बिटवीन डिपार्टमेंट। अगर वेरियस डिपार्टमेंट में, मिनिस्टर्स में, कैबिनेट्स में कोई डिस्प्यूट होता है तो फाइनल डिसीजन किसका माना जाता है? प्राइम मिनिस्टर का। ही एक्सरसाइज जनरल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्टर्स, ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर द लीडरशिप। सब इसके लीडरशिप के अंडर में, प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप के अंडर में वर्क करते हैं। बेटा ये क्वेश्चन करना है, नोटबुक में इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और आगे वो क्वेश्चन करना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव। और एक क्वेश्चन मैंने और बताया कि व्हाई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आर मोर पावरफुल देन परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। लेट अस मूव फर्दर। He exercised general supervision of different ministers. All ministers work under the leadership. The prime minister distribute and redistribute work to the minister. He also has the power to dismiss ministers. When the prime minister quits the entire, जब प्राइम मिनिस्टर क्विट कर जाते हैं तो पूरी मिनिस्ट्री को क्विट करना पड़ता है, पूरी सरकार डिसॉल्व हो जाती है। तो ही इज मोस्ट पावरफुल पर्सन इन अ country. Thus, if the cabinet is the most powerful institution in India, within the cabinet it is the prime minister who is the most powerful. The powers of the prime minister in all parliamentary democracies of the world has increased so much in recent decade. मतलब इतनी ज़्यादा पावर्स बढ़ती जा रही है डे बाय डे प्राइम मिनिस्टर्स की, कि आज की जो सरकार को है हम प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। Prime Minister form of government. As political parties have come to play a major role in politics, the Prime Minister controls the cabinet and parliament through the party. The media also contributes to this trend by making politics and election as a competition between top leaders of party. In India too, we have seen such a tendency towards the concentration of power in the hand of प्राइम मिनिस्टर। इंडिया में भी जो है हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स देखे, चाहे जवाहरलाल नेहरू का टाइम हो, चाहे इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड का टाइम हो, जो प्राइम मिनिस्टर्स है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल रहे हैं, पॉपुलर रहे हैं, और मीडिया ने भी कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को अप्रेज करने में रोल प्ले किया है। हालांकि अगर अभी रिसेंट ईयर में जो लास्ट पैराग्राफ है प्राइम मिनिस्टर पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर का, इसमें ये दिया गया है कि अभी रिसेंट ईयर्स में जो है पावर्स प्राइम मिनिस्टर की कम होती दिखाई दे रही है। क्यों? कि अगर कोई मेजोरिटी पार्टी जो है विन नहीं करके आती, तो ऐसे में जब दो पार्टीज मिलकर कोलिएशन गवर्नमेंट बनाती है तो ऐसे में कहीं ना कहीं पावर जो है प्राइम मिनिस्टर की कम हो जाती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को साथ में लेके चलना पड़ता है, दूसरी पार्टीज के विशेष को भी सुनना पड़ता है, और अगर नहीं सुनेंगे तो वो अपना जो है एक तरह से जो कह सकते हैं सपोर्ट वो खींच लेंगे और ऐसे में सरकार डिसॉल्व हो जाएगी। तो आज के टाइम में जब ये कोलिशन गवर्नमेंट का कंसेप्ट आया है तो प्राइम मिनिस्टर की पावर थोड़ी कम होती दिखाई दे रही है। तो ऑल दीज आर पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। रीड करने से आपको समझ में आएगा, नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। अब हम आ रहे हैं पेज नंबर 89 द प्रेसिडेंट पर। वाइल द प्राइम मिनिस्टर, ऑब्वियसली हमको पता है प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, तो प्रेसिडेंट क्या है? हेड ऑफ द स्टेट। और जो भी जो हम कह सकते हैं काम जो है प्रेसिडेंट, चाहे प्रेसिडेंट के पास प्राइम मिनिस्टर जितनी पावर है कि नहीं है, बट जो भी काम होते हैं गवर्नमेंट में वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही होते हैं। इन अवर पॉलिटिकल सिस्टम द हेड ऑफ द स्टेट एक्सरसाइज ओनली नॉमिनल पावर। प्रेसिडेंट को कैसे बोला गया है? ब्रिटेन की क्वीन की तरह, जैसे क्वीन को सजा दजा के बिठा दिया जाता है और बाकी काम दूसरे लोग करते हैं, उसी तरह से प्रेसिडेंट भी दिखाने के लिए जो है पावरफुल है, बट एक्चुअली ही इज हैविंग वेरी लिमिटेड power. The president supervises the overall functioning of all the political institutions in the country so that they operate in harmony. President का काम है कि सारे political institution को हारमोनी से पीसफुली से चलाना, उनमें कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन बनाए रखना ताकि देश में शांति बनी रहे। द प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड। ऑब्वियसली जैसे प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते, प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट नहीं करते, पर प्राइम मिनिस्टर कहीं ना कहीं डायरेक्टली चाहे हम इलेक्ट कर रहे हैं, सॉरी बेटा, प्राइम मिनिस्टर को चाहे हम डायरेक्टली इलेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्रेसिडेंट के लिए कोई इलेक्शंस होते ही नहीं है। जो मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा और प्राइम मिनिस्टर मिलकर डिसाइड करते हैं कि देश का प्रेसिडेंट कौन होगा। The elected members of parliament and the elected members of legislative assembly elect her. A candidate standing for president's post has to get a majority. जो प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए कैंडिडेट खड़ा हो रहा है उसे लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स का मेजोरिटी सपोर्ट चाहिए होता है, तभी वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं। दिस इंश्योर दैट द प्रेसिडेंट कैन बी सीन टू रिप्रेजेंट द एंटायर नेशन। एट द सेम टाइम द प्रेसिडेंट कैन नेवर क्लेम द काइंड ऑफ
direct popular mandate that the Prime Minister can. This ensures that she remains only a nominal executive. The same is true for the powers of the President. If you casually read the Constitution, you would think that there is nothing that can. अगर हम Constitution पढ़ेगा ना तो हमको लगेगा सारा काम तो प्रेसिडेंट ही कर रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट की साइन के बिना कोई भी काम जो है नहीं होता. मनी रिलेटेड मैटर है, चाहे कोई भी मैटर है, हम जो उसमें प्रेसिडेंट का साइन चाहिए होता है. तो दिखाने के लिए प्रेसिडेंट पावरफुल है, बट एक्चुअल में पावर सारे प्राइम मिनिस्टर है. प्रेसिडेंट चाहे तो किसी भी चीज़ को थोड़े समय के लिए रोक सकता है, बट अल्टीमेटली अगर प्राइम मिनिस्टर बार बार वही चीज़ को पास करेगा या लोकसभा राज्यसभा उसी चीज़ को पास करेंगे तो प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ता है. All governmental activities take place in the name of the president. All laws and major policy decisions of the government are issued in her name, or major appointments are made in the name of the president. These includes the appointment of क्या include करता है appointment of the Chief Justice of India, the judges of the Supreme Court and the High Court of the state, the governor of the state, the election commission, ambassadors टू द कंट्री. ये सारे जो चीज़ें हैं पोस्ट है, इसमें जो मेंबर्स इलेक्ट होते हैं वो कौन इलेक्ट कर रहे हैं? प्रेसिडेंट के नाम पे इलेक्ट हो रहे हैं. और इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट. द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया. हमारे डिफेंस फोर्स का सुप्रीम कमांडर किसको बोला जाता है? प्रेसिडेंट को. But we should remember that the president exercise all these powers only on the advice of the council of minister. पर एक बात ध्यान में रखने की क्या है कि ये सारी पावर्स तो प्रेसिडेंट के पास है, पर प्रेसिडेंट को ये सारी पोस्ट डिसाइड करने से पहले किससे कंसल्ट करना पड़ेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर. तो अल्टीमेटली पावर कहाँ चली गई? प्राइम मिनिस्टर के पास. पर एक काम जो है वो प्रेसिडेंट कर सकते हैं. हमने ये आगे पढ़ा था कि प्रेसिडेंट जो है डिसाइड करते हैं कि जो मेजोरिटी पार्टी है या कोलिशन पार्टी का प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा. ये डिसीजन किसके हाथ में होता है? प्रेसिडेंट. तो ऐसे में प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो उस बंदे को प्राइम मिनिस्टर बनाए जो कहीं ना कहीं उनको भी लेकर चले. तो ये अल्टीमेटली पावर जो है प्रेसिडेंट के पास है. तो ये पोर्शन आप पढ़ लेना, ईजी है, आपको समझ में आ जाएगा. ऑलमोस्ट सारी बातें मैंने आपको बता दी है. अब लास्ट पोर्शन पे आ रहे हैं पेज 91 पर, द जुडिशरी. जुडिशरी बेटा बोलते हैं कोर्ट्स को. हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सारे मिलकर जो है जुडिशरी होते हैं. और जो जुडिशरी है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है. इंडिपेंडेंट बॉडी है मीन्स वो गवर्नमेंट के अंडर में वर्क नहीं करती है. गवर्नमेंट जुडिशरी को कंट्रोल नहीं कर सकती है. मीन्स जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है वो अलग है, बॉडी है. उसी तरह से जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट बॉडी है. अगर हम ऑफिस मेमोरेंडम के केस वापस देखें तो इसमें ये देखेंगे कि जुडिशरी ने क्या रोल प्ले किया. तो हमने उसमें देखा था कि जो डिस्प्यूट अराइज हुए उसका जो है सारा वर्डिक्ट जो फाइनल दिया था वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था. तो सुप्रीम कोर्ट ने या जुडिशरी ने मेजर रोल प्ले किया था इन दैट ऑफिस मेमोरेंडम केस. ठीक है, अब राइट हैंड साइड में आ रहे हैं हम डायरेक्टली. This is why an independent and powerful judiciary is considered essential for democracy. All the courts are different. At different level in country put together are called the judiciary. मैंने बता दिया. The Indian judiciary consists of Supreme Court and High Court. Supreme Court for entire nation and High Court at state level and district courts at local level. India has an integrated judiciary. It means the Supreme Court control the highest level पे होता है सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट सारे कोर्ट्स को कंट्रोल कर सकता है. और सुप्रीम कोर्ट किस मैटर से रिलेटेड डिसीजन दे सकता है? डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट, बिटवीन टू गवर्नमेंट्स ऑफ द स्टेट एंड बिटवीन गवर्नमेंट एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल. तो ये सारे जो झगड़े हैं, ये डिस्प्यूट्स हैं, इसका वर्डिक्ट जो सुप्रीम कोर्ट दे सकता है. अगर हाई कोर्ट का कोई केस है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है. तो फाइनल अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है. Independence of the judiciary means that it is not under the control of legislature or the executive. The judges do not act on the direction of the government or according to the wishes of the party in power. That is why all modern democracies have courts that are independent of the legislature and the executive. India has achieved this. The judges of the Supreme Court and High Court are appointed by the प्रेसिडेंट. अब अगेन जो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से. बट वंस दे आर अपॉइंटेड दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर. एक बार वो अपॉइंट हो जाते हैं तो वो किसी के अंडर में वर्क नहीं करते हैं. With the Chief Justice of the Supreme Court, in practice, if
इट मीन्स दैट द सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सेलेक्ट द न्यू जजेस। जो सीनियर जजेस होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के नए जजेस को इलेक्ट करते हैं। न्यू जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, देयर इज वेरी लिटिल स्कोप फॉर इंटरफेरेंस बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ये मैंने कहा ही है कि जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, कोई भी जो है उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। वंस द जजेस आर अपॉइंटेड दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनीवन। जजेस को कोई रिमूव नहीं कर सकता। सिर्फ इसी केस में जजेस रिमूव होंगे जब इम्पीचमेंट मोशन उनके खिलाफ पास होगा कि अगर उन्होंने गलत कुछ किया है तो इम्पीचमेंट मोशन पास करके जजेस को हटाया जा सकता है। और इंडिया की हिस्ट्री में ऐसा कभी देखा नहीं गया है कि किसी जज को जो है इम्पीचमेंट मोशन के द्वारा हटाया गया हो। डायरेक्टली सेकेंड लास्ट पैराग्राफ पे अपन आ रहे हैं। द जुडिशरी इन इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट हैज़ द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। इवन सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी पावर है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ गलत है, कुछ बदलाव करना है तो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं जुडिशियल रिव्यू 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। दे कैन डिक्लेयर इनवैलिड एनी लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर और द एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव वेदर एट द यूनियन लेवल और स्टेट लेवल इफ दे फाइंड सच अ लॉ और एक्शन इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर लगता है सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को कि जो लॉ है, अगर जो नया लॉ कोई सरकार बनाने जा रही है, चाहे यूनियन लेवल पे चाहे स्टेट लेवल पे, अगर लगता है जुडिशरी को कि ये लॉ गलत है तो उसे इनवैलिड भी डिक्लेयर कर सकते हैं। दस दे कैन डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी लेजिस्लेशन और एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन द कंट्री व्हेन इट इज चैलेंज बिफोर देम। दिस इज कॉल्ड एज जुडिशियल रिव्यू। The Supreme Court of India has also ruled that the core or basic principle of the Constitution cannot be changed by the पार्लियामेंट। हालांकि जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, कोर्स है, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती, वैल्यूज़ को कोई नहीं बदल सकता। सिर्फ कुछ लॉज में अकॉर्डिंग टू टाइम बदलाव लाया जा सकता है और एडिशन किया जा सकता है। द पावर एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडियन जुडिशरी अलाउ इट टू एक्ट एज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। और कहीं ना कहीं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उनको सेफगार्ड करने में भी जो हमारे कोर्ट्स हैं, जो जुडिशरी है, वो मेजर रोल प्ले करता है। अगर हमसे हमारे कोई अधिकार छीन रहा है, चाहे वो सरकार ही क्यों ना छीन रही हो, जनरल पब्लिक का अधिकार, तो हम जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं और उस प्रोसेस को कहा जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो ये भी 1 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये पैराग्राफ आप रीड कर लेना बेटा। यहाँ अपना चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। अगर आपको कोई भी जो है प्रॉब्लम है तो आप पूछ लेना। 1 मार्क्स के लिए जुडिशियल रिव्यू, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इंपॉर्टेंट है, और व्हाट आर द पावर्स ऑफ जुडिशरी, व्हाट आर द पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, व्हाट आर द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, वाई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आर मोर पावरफुल देन परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ये सारे मैं होमवर्क के क्वेश्चन बता रही हूँ आपको। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। और पेज 84 पे राइट हैंड साइड में भी एक बन रहा है क्वेश्चन, वो आप देखना। देन है व्हाट इज द नीड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, ये क्वेश्चन भी आप करोगे। वाई डू वी नीड पार्लियामेंट, ये क्वेश्चन भी आपको करना है। तो बेसिकली ये सारे क्वेश्चन आपको नोटबुक में करना है। ये यहाँ पे अपना चैप्टर भी खत्म हो रहा है और होमवर्क भी मैंने आपको बता दिया। ओके, थैंक यू।